हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि इस चैनल से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद आपको एक से बढ़कर एक फायदा मिलेगा जो है, ठीक है। तो उसी वादे को निभाते हुए जो है हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो मैथ है उसका क्वेश्चन बैंक जो है, उस क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। लेसन 1 वास्तविक संख्या का जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो कि 2011 से लेकर 2024 के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। 2011 से 24 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया है पहला लेसन के अंदर से, यानी वास्तविक संख्या के अंदर से, वो सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है, सारा क्वेश्चन हम अपने हिसाब से सेटिंग करके जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो से जुड़े रहिए, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा कि हम मैथ में कुछ कर पाएंगे, ठीक है। यानी मैथ के अंदर जो है आपको मैथ से जो डर लगता है वो डर आपके अंदर से हट जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को आप सीधा फोड़ पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और ये पार्ट 1 होने वाला है क्योंकि 2011 से लेकर 2024 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके वजह से हमको 2 पार्ट में वीडियो लाना पड़ रहा है। तो ये पार्ट 1 है। इससे आपको कम से कम तो है 5 नंबर से 7 नंबर के बीच जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे, ऐसा नहीं कि टिक मार के चले जाएंगे हम, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला हम देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक है। यानी एक तरह के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन एक लाइन से आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बस आपको थोड़ी देर जो है ध्यान देकर देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्या, ठीक है, संख्या क्या होता है, नंबर, ठीक है। देखिए, 0 से लेकर और 9 तक की जो 0 से लेकर और 9 तक जो होता है इसको हम अंक बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं 10 अंकों को मिलाकर जो है सभी संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। संख्या होता है 2 प्रकार के, मोटा मोटी समझा रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए वही हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। संख्या होता है 2 प्रकार के, एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होता है अवास्तविक संख्या, ठीक है। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ठीक है। देखिए, वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं जिसका रियल में मान हो, यानी वैसी संख्या जिसका वास्तव में मान हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वास्तविक संख्या फिर होता है 2 प्रकार की, ठीक है। एक होता है परिमेय संख्या, जिसके बारे में आपको काफी सारा पढ़ना है और क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बनने वाले हैं, ठीक है। परिमेय संख्या होता है, ठीक है, और एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अवास्तविक संख्या समझ लीजिए कि इसका कोई माने नहीं होता है, यानी इसको हम इमेजिन नंबर भी बोल सकते हैं, यानी काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी जिसका वास्तव में कोई मान ना हो उसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब आगे थोड़ा और समझ लीजिए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या जो है ना, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, ठीक है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात बताने के बाद आगे देखिए, आगे हम आपको बतलाते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। पहले समझ लीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक समझिए पहले, ठीक है। इससे सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। देखिए, पूर्णांक संख्या होता है 3 प्रकार की। एक होता है धनात्मक पूर्णांक,
धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, और एक होता है शून्य, यानी जीरो को हम अलग रखते हैं, ठीक है। देखिए धनात्मक पूर्णांक प्लस की संख्या, जितनी भी संख्या प्लस की है उस सबको हम धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें आता है मिलनी रूप से गिनती की संख्या, इसमें आता है मिलनी रूप से गिनती की संख्या, ठीक है, गिनती की संख्या आता है। और हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या कहां शुरू होता है, एक से, प्लस में एक से, 1 2 3 4 और इसी प्रकार से ये अनंत तक जो है चला जाता है। क्लियर है बात? चलिए इसको बोलते हैं गिनती की संख्या, एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 प्लस में ही बढ़ते जाता है और ये अनंत तक जाएगा, इसको बोलते हैं गिनती की संख्या। इसी गिनती की संख्या को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्लियर है? चलिए उसके बाद दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस के जितने भी नंबर है उसको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार से ये भी आगे तक बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, और इसके बारे में तो पता ही आपको, ये जीरो है, ठीक है, ZERO, जीरो, ठीक है, हिंदी में इसको शून्य कहते हैं। देखिए गिनती की संख्या में जब लगाएंगे जीरो, गिनती की संख्या में जब जीरो को मिला देंगे तब ये नंबर बनेगा पूर्ण, यानी पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। देखिए गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। ये है हमारा कौन संख्या, यह हमारा है प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसी में ये शुरू कहां से हो रहा है, 1 से, ये सबसे छोटी प्राकृत कहलाएगा, ठीक है, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहलाएगा, ये सबसे छोटी, यानी जहां से शुरू हो वो सबसे छोटी प्राकृत होता है, ठीक है। इसी प्राकृत संख्या में अभी देखिए प्राकृत संख्या शुरू हो रहा है 1 से, लेकिन यही नंबर जब जीरो से शुरुआत करेंगे, यानी जीरो से शुरुआत करेंगे, जीरो, और उसके बाद 1 2 3 4 5 करेंगे, ठीक है, और ये भी जाएगा कहां तक, अनंत तक, तब ये नंबर कहलाएगा पूर्ण संख्या, ये कहलाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए क्लियर है बात? अब आगे समझिए। देखिए एक होता है भाज्य संख्या, यही से क्वेश्चन था आपका। दूसरा होता है अभाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, आपको हम बता देते हैं नॉलेज के लिए, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 8, ठीक है, 12 17, जितने भी नंबर यहां पर लिए हैं उस सभी नंबर का कम से कम 2 फैक्टर होगा, यानी कि गुणनखंड होगा, ठीक है। जैसे गुणनखंड क्या होता है, देखिए वो संख्या जिस से कटता है वो सभी उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये 12 किस से कटेगा, तो 12 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, तो 12 का ये सभी क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए इस हिसाब से देखा जाए तो 3 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो 3 का गुणनखंड होगा एगो 1 और एगो 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। क्लियर है? 5 का गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो इसका भी गुणनखंड केवल 2 होगा, एगो 1 होगा और एगो स्वयं ये खुद होगा, यानी 5 होगा, ठीक है। 4 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 4 का एगो 1 होगा, एगो 2 होगा, ठीक है, एगो 4 होगा। फिर 8 की बात करें तो एगो 1 होगा, ठीक है, उसके बाद 2 होगा, 4 होगा और एगो 8 होगा। यानी जितने भी नंबर का हम फैक्टर लिखे हैं, गुणनखंड लिखे हैं, उन सभी गुणनखंड में आप 2 चीज कॉमन देखते होइएगा। एक तो देखिए जैसे कि हम 8 की बात करते हैं तो 8 में एगो 1 है कॉमन गुणनखंड, मतलब 1 है इसमें, और एगो स्वयं ये 8 है, ठीक है। 12 की बात करें इसमें भी 1 है और एगो 12 खुद है, ठीक है। 4 की बात करें तो इसमें एगो 1 है, ठीक है, और एगो 4 है, यानी 4 ये खुद है। 5 की बात करें तो 1 है और 5 खुद है। यानी कि कोई भी नंबर उठा के आप देख लीजिए, 1 के अलावा 1 का केवल एक ही फैक्टर है, बतला देते हैं पहले से ही, दिमाग में डाउट चलेगा नहीं तो, ठीक है। 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो स्वयं यानी खुद है वो, ठीक है। इसीलिए 1 ना तो भाज्य संख्या में आएगा ना तो अभाज्य संख्या में आएगा, ठीक है। चलिए 1 को हम हटा देते हैं इसमें से, दूसरा शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 की बात करें तो इसमें एगो 1 है और एगो 3 खुद है,
यानी इस हिसाब से देखा जाए तो जो नंबर एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से, देखिए इसमें से बहुत सारे नंबर ऐसा है जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी कट रहा है, और बहुत सारे नंबर ऐसा है जो केवल एक से और खुद से ही कट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बतला दे कि जो संख्या इसमें से एक और खुद से ही कटे, इसके अलावा किसी और से न कट रहा है, वैसी संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, और जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट रहा है उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल कुछ लिख कर आपको दिखाते हैं, वहां से कुछ चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां हम आपको भाज्य संख्या बात करें, सबसे पहला नंबर एक की बात करें तो बताइए एक भाज्य में जाएगा या अभाज्य में जाएगा? एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, इसीलिए एक ना तो भाज्य में जाएगा और ना ही अभाज्य में जाएगा। ठीक है, बात दो से होगी। ठीक है, अब बताइए दो का कितने फैक्टर है? तो दो का केवल दो फैक्टर है, यानी एगो एक है और एगो दो है, यानी एक है और एगो ये दो खुद है। इसका मतलब इसका दो फैक्टर है केवल, तो ये चला जाएगा किसमें? अभाज्य संख्या में। बात करते हैं तीन की, तो तीन का भी केवल दो ही फैक्टर है। देखिए एगो एक से कटेगा तीन और एगो तीन से कटेगा, यानी ये भी चला जाएगा अभाज्य संख्या में। अब बात करेंगे चार से, चार की बात करेंगे, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। इसका मतलब इसका जो है गुणनखंड दो से अधिक हो गया, यानी जिस संख्या का दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, एक भी ज्यादा हो जाए, करेक्ट, दो नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो सभी संख्या आ जाएगा भाज्य संख्या में, यानी चार उठ के आएगा भाज्य संख्या में। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब पांच की बात करें तो पांच का केवल दो ही गुणनखंड है, तो यह आएगा अभाज्य संख्या में। ठीक है, फिर छह की बात करें तो छह का दो से ज्यादा गुणनखंड है, तो छह आ जाएगा आपके भाज्य संख्या में। ठीक है, सात अभाज्य संख्या में, फिर आठ आ जाएगा आपके भाज्य संख्या में, नौ भी आ जाएगा भाज्य संख्या में। क्यों? क्योंकि नौ को देखिए एक से कटेगा, तीन से कटेगा, नौ से कटेगा, इसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो गया, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। क्लियर है बात? चलिए अब हम आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? देखिए छोटी के बारे में बताया अभी हम कि जो नंबर शुरुआत यानी जहां से संख्या की शुरुआत होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, नंबर शुरू होता है एक से, यानी एक दो तीन चार, इसीलिए इसका सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा? एक होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में अभी बताया आपको हम कि जो संख्या केवल दो से कटे, एगो एक से और एगो खुद से। ठीक है, ये तीन से कटेगा, पांच से कटेगा, एक से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 23 ही है जिसका केवल दो फैक्टर है, एगो एक और एगो 23, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे हुआ है। ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को हल्का में लेकर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? सेम क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या ढूंढना है आपको। ये 29 है, क्योंकि इसका केवल दो ही फैक्टर है, एगो एक और एगो 29, बाकी इसको कितना तोड़िएगा टूटवे नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ये सारा संख्या टूटने वाला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? सेम क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम स्किप करके भी चलते हैं सारा क्वेश्चन को तो आप खुद कर लीजिएगा, हमको इतना उम्मीद है कि जितना आप देखे हैं पीछे वीडियो उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 31 के बारे में बात करें, 31 का केवल दो फैक्टर है, एगो एक से कटेगा ये और एगो 31 से कटेगा, बाकी सारा नंबर जो है टूटने वाला है किसी न किसी से, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? देखिए यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य, वो जो बताए थे भाज्य संख्या वही भाज्य संख्या है, इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या बताया हम आपको? भाज्य संख्या मतलब है कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट जाता हो। अब इसमें से ढूंढिए कि चारों में से कौन सी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से कट रहा है। 11 किसी से कटेगा? एक और 11 के अलावा नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 21 कटेगा, 3 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा। हम क्या बोले हैं कि एक और खुद के अलावा किसी भी एक नंबर से कटता है, समझिए कि वो भाज्य संख्या हो गया, यानी कि यौगिक संख्या हो गया, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म है? देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, यानी
ये सब संख्या यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सब जो है जोड़ा में दिया गया है, ठीक है, सारा ऑप्शन जो है जोड़ा में दिया गया है। अब ढूंढना है कि कौन सा जोड़ा जो है सह अभाज्य का जोड़ा है, ठीक है। देखिए सह अभाज्य का जोड़ा क्या होता है, जिसके कॉमन गुणनखंड में एक हो, केवल एक हो कॉमन गुणनखंड में, वही सह अभाज्य का जोड़ा होता है। पहला ऑप्शन है 11, ठीक है, 11 है और 35 है। इसको तोड़िएगा तो 1 से, माने 1 गुने 11 होगा, इसको तोड़िएगा तो 5 से टूटेगा, ये 5 गुने 7 गुने 1, ठीक है। अब बताइए दोनों के गुणनखंड में कॉमन क्या है, तो केवल 1 मिल रहा है कॉमन, ठीक है, केवल 1 इसमें कॉमन मिल रहा है, इसीलिए यही जोड़ा हमारा सह अभाज्य संख्या का जोड़ा कहलाएगा, ठीक है। बाकी इसमें से एक और ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है, यहाँ पर 18 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ पर इसको कर लीजिए, मान यहाँ पे 15 कर लीजिए, यहाँ 15 कर लीजिए, ठीक है। बाकी जितने भी जोड़ा है संख्याओं का सब में से मतलब 1 के अलावा जो है कोई और गुणनखंड मिल रहा है, ठीक है। बाकी पहला ही जोड़ा है इसमें जिसमें केवल एक ही कॉमन गुणनखंड दोनों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बतलाए थे आपको, हम याद कीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बतलाए थे 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतलाए थे वो था आपका 2, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो गुना कीजिए, 4 दूना 8, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से, ठीक है, विभाजित हो जाए वह कौन होगा इसमें से। पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो किसी का वर्ग हो। अब इसमें से ये 240 किसका वर्ग है, तो किसी का नहीं है, ये तो पहले ही आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये 1600 किसका वर्ग है, 1600 है 40 का वर्ग, ये है 40 का वर्ग, ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है, लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं। 2400 की बात करें तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है, तो ये भी गलत है। 3600 भी, माने 3600 वर्ग है किसका, तो ये है 60 का वर्ग। अब हमारा आंसर इन्हीं दो में से कोई एक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो 18 में आया था, 18 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। देखिए 40 का वर्ग है 1600 और 60 का वर्ग है 3600, इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा, जो 16 से भी कटे, 20 से भी कटे और 24 से भी कटे। तो आप इसको काट के देख सकते हैं। 1600 को आप पहले 16 से काट लीजिए, तो 16 एकम 16, ये तो कट जाएगा, 2 जीरो है, यहां पर 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 से काटिएगा 1600 को, 20 से काटिएगा, तो 20 से काटिएगा तो 20 8 160, यानी 20 से भी कट जाएगा, ये 80 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी दोनों से काट रहा है। आप 24 से काट के देखिए, ठीक है, 1600 को 24 से काट के देखिएगा, ठीक है। 24 से काटिएगा तो 5 बार में, 5 चौका 20, 5 गुना 10 2 12, ठीक है, 6 गुना 12, 7 गुना 14, 7 चौका 28, 1 मिनट। 6 से काटिए इसको, 6 चौक 24, 6 गुना 12 2 14, 6 4 10, 1 कट गया 0, ठीक है, 160 हो गया। फिर 6 से कटेगा, 6 से लगाएंगे 144 आएगा, अब ये शेष बचेगा 16, यानी कि ये 24 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो 4 ऑप्शन में 2 तो पहले ही गलत था, 2 ऑप्शन में से मतलब बात हो रही थी बी और डी के बारे में, ठीक है, इसमें से बी गलत हो गया। इसका मतलब है कि राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन डी होगा। 3600 ही वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, और फिर 64 के क्यूब रूट निकालना है। सवाल पूछा है कि 64 के वर्गमूल को भाग देना है किससे, 64 के घनमूल से। 64 का वर्गमूल होता है 8, ठीक है, और 64 का घनमूल क्या होता है 4। आपको 64 के वर्गमूल को भाग देना है, माने 8 को भाग देना है किससे, 64 के घनमूल से, यानी 4 से। 4 से 8 को भाग दीजिएगा, ये 2 बार में कटेगा, ठीक है, यानी भागफल क्या आएगा 2 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 144 के पहले क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है। 2 का घातांक का मतलब यही होता है कि 2 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। 144 को पहले आपको तोड़ लेना है। देखिए इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, इसीलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। 2 से तोड़िएगा इसको, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 36 गुना 72, फिर 2 से 18 गुना 36, 2 से 9, 3 से 3 दिया 9, ठीक है। 2 का पूछा है, पहले लिख लीजिए कितना कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2, उसके बाद 3 भी आ रहा है 2 बार, ठीक है। 3 से लिखना नहीं हमको, क्योंकि सवाल में पूछा है 2 का घातांक
केवल 2 का ही मतलब हम रखेंगे 2 से ही। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो हम 2 लिख कर और इसके पावर में 4 लगा देंगे, ठीक है। और 3 2 बार आ रहा है, 3 लिख कर पावर 2 देंगे। हमसे पूछा है कि 2 का घातांक, तो देखिए 2 का घात कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर वही पूछता 3 का घातांक तो इसमें 2 होता, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो फटाफट 64 को आप तोड़ लीजिए 2 से, ठीक है। 2 से 32 गुना 64, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, कितनी बार 2 आ रहा है? 2 4 6 बार, यानी 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार है? 6 बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? 192 को तोड़िए 2 से, ठीक है। और जितनी बार 2 आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट करके दीजिए, ये क्वेश्चन 2023 में पूछे हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी जवाब जो है आपको कमेंट में करके देना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। सेम क्वेश्चन से छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। यह क्वेश्चन है देखिए 15 नंबर, 96 के अभाज्य गुणनखंड में मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो 96 को पहले तोड़ लेना है आपको, ठीक है। 96 को तोड़ लीजिए, 96 को तोड़ेंगे 2 से, 2 चौका 8, 8 दूना 16, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, फिर 12 को तोड़ेंगे 2 से, 6 दूना 12, 2 तिया 6, ठीक है। कितनी बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो इसको हम 2 लिख क्या पावर 5 दे सकते हैं घातांक के रूप में, ठीक है। और 3 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है एक बार, 3 के पावर 1 दे देंगे, ठीक है। अब खोजिए ये ऑप्शन मतलब ये जो है किस ऑप्शन में है? 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 ऑप्शन सी में है। 96 के अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? जब तोड़ेंगे इसको तो अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं 5005, ठीक है। इसको तोड़िए 5 से, 5 एकम 5, 2 0, 5 के 5, ठीक है। अब इसको 7 से तोड़िएगा तो 7 इकाई 7, 10 है तो 3 बचेगा, 3 0 30, 7 चौका 28, 2 1 21, 7 तिया 21, ठीक है। 11 से तोड़िए इसको, 11 का 11, 11 तिया 33, ठीक है। देखो 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है। तो कितने अभाज्य संख्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 4। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन जो है आपके 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है। क्वेश्चन है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z है, तो बताइए कि x जोड़ y जोड़ z का मान क्या होगा, इसके बराबर में क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको देखने में लग रहा होगा हार्ड लग रहा होगा, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पूछा है कि 156 के जब तोड़ेंगे तो क्या क्या आ रहा है? 2 के पावर x आ रहा है, गुना 3 के पावर y आ रहा है, गुना 13 के पावर z आ रहा है। तो बताइए x जोड़ y जोड़ z का मान क्या होगा। क्लियर है बात? देखिए सिंपल आपको बनाने के लिए क्या करना है, इस संख्या को तोड़ लेना है, ठीक है। 2 से तोड़ेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से तोड़ेंगे 13 तिया 39। अब देखिए क्या क्या आ रहा है तोड़ने पर, 156 को तोड़ने पर आ रहा है 2 कितना बार आ रहा है? 2 आ रहा है 2 बार, यानी इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 आ रहा है एक बार तो गुना देके 3 लिख सकते हैं, एक बार गुना देके 13 आ रहा है एक बार तो 13 लिखकर इसके पावर में हम 1 दे सकते हैं। अब देखिए यहां पर 2 के पावर है x और यहां पर 2 के पावर है 2, यानी ये x जो है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है, यानी x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान आ गया 2। फिर यहाँ पे 3 के पावर y है और यहाँ पे 3 के पावर 1 आ रहा है, तो ये जो y है ना वो ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। यानी y का मान निकल गया 1। उसके बाद यहाँ 13 के पावर में z है और यहाँ 13 के पावर में 1 है, ठीक है। यानी ये जो z के बराबर 1 है, ठीक है। यानी z का मान कितना निकल गया? z का मान निकल गया आपका 1। और हमसे पूछा है x जोड़ y जोड़ z बराबर क्या होगा, तो x का मान है 2, y का मान है 1 और z का मान है 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। दिया बोलो कितना हंस रहे हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग उस क्वेश्चन को समझे, इसे पीछे वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट में आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 140 को तोड़ने पर आ रहा है 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z, तो बताइए x जोड़ y जोड़ z का मान क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, यानी पैटर्न दोनों क्वेश्चन का सेम है। एक क्वेश्चन 2024 में फर्स्ट सिटिंग में आया था, तो एक क्वेश्चन 2024 के सेकंड सिटिंग में आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए इसका आंसर, ठीक है। चेक करेंगे कि कौन सा बच्चा जो है इसका सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा। 45 और 60 का मौसा, देखिए HCF वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। देखिए 45 और 60 का HCF पूछा है, ठीक है। तो 45 और 60 इन दोनों को आप तोड़ लीजिए पहले, ठीक है। 45 को तोड़िएगा, 45 को तोड़ेंगे, 3 से 15 दिया 45, 3 से 3 बचे 15, ठीक है। 3 गुना 5 आ रहा है। 60 को तोड़ेंगे हम, 60 को तोड़ेंगे 2 से 30 बार में टूटेगा, फिर 2 से 15 बार में, और 3 पंचे 15, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। HCF हमसे पूछा है, तो आपको समझा दे कि HCF वह संख्या होता है जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके गुणनखंड में यहाँ पर 3 है, तो इसके गुणनखंड में भी 3 है, तो 3 को पकड़ लेंगे। अब सोचिए कि आपको दोनों मिल रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को भी पकड़ लीजिए। अब दोनों में गुना कर लीजिए, तो 15 इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगर सवाल में 3 संख्या होता तो तीनों को तोड़ते और तीनों में जो कॉमन मिलता वही हमारा HCF का आंसर होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। सवाल हमारा क्या था, 45 और 60 का मौसा क्या होगा, अभी बताया कि 15, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 18 और 72 का मौसा क्या हो जाएगा। 18 और 72 का मौसा क्या होगा, वैसे ही आप निकालिए। 18 को तोड़ लीजिए, 2 से 9 3 तिया 9, ठीक है। और 72 को तोड़िएगा तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 तिया 9, ठीक है। कॉमन मिलाइए, क्या है 2 मिल रहा है तो 2 ले लीजिए HCF में, फिर ये 3 मिल रहा है तो इसको भी ले लीजिए, ठीक है, 3 ले लीजिए, और फिर वो 3 यहाँ पर मिल रहा है तो इसको भी ले लीजिए। अब गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 दूना 18, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन है, ठीक है। बन लीजिए थोड़ा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संख्याएं 12 15 21 का मौसा क्या होगा। यहाँ 3 संख्या, तीनों को तोड़ लेना है आपको, और तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 12 को तोड़िएगा, 2 से 6 2 तिया 6, ठीक है, 1 मिनट। 15 को तोड़िएगा 3 गुने 5, और 21 को तोड़िएगा तो 3 गुने 7। HCF ढूंढना है ना हमको, तीनों में खोजिए कॉमन क्या है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है, यही हमारा 3 जो है इसका आंसर है। क्लियर है बात, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। इस टाइप के सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सवाल क्लियर है, ये संख्या नहीं है, सीधा सीधा सवाल है 6x के पावर 4y और 12xy, ठीक है, 12xy, इसका महत्तम पूछ रहा है, यानी HCF पूछा है। सिंपल वही तरीका अपनाएंगे हम जो तरीका अपनाया है पिछले क्वेश्चन में। दोनों को तोड़ लेंगे, 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुने 3 हो जाएगा, और x के पावर 4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 बार लिखेंगे x को, 1 2, ठीक है, 3, एक 4 बार, और फिर y है गुना में, ठीक है। 12xy है तो इसको तोड़ेंगे, 2 से 2 तिया 6, 6 दूना 12, फिर गुना में x है और गुना में y है, यानी सिंपल आपको तोड़ लेना है संख्या को। और तोड़ने के बाद HCF पूछा है, तो HCF में कॉमन मिलाइए, क्या है दोनों में, 2 है यहाँ पर भी, 2 है यहाँ पर भी, 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, एगो तो मिल गया तो ले लेंगे, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, इसको भी यहाँ पर ले लेंगे। क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है तो गुना कर लीजिए। 3 गुना 6, 3 गुना 6, 6 में x से गुना करेंगे 6x, और 6x में y से गुना करेंगे तो 6xy, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए। यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो बताइए कि p के पावर 3q और p के पावर 2q का मान क्या होगा। इसका HCF पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। HCF पूछा है कि इसका HCF क्या हो जाएगा, आपको इसको तोड़ लेना है, इसको भी तोड़ लेना है, और दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें तो एकदम हौला वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। लगातार संख्या, अब इसमें ना तो हमसे सम संख्या पूछा है, ना विषम संख्या, ना भाज्य संख्या, ना अभाज्य संख्या पूछा है, लगातार संख्याओं का मौसा। 2 को लगातार, जैसे कि 1 2 3 4 ये लगातार में हो गया। अब कहीं से भी 2 को उठाइए लगातार,
दो को लगातार, जैसे कि 12 हो गया, 13 हो गया, ये लगातार दो संख्या है, ठीक है। जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, जैसे 20 हो गया, 19 हो गया, ये भी लगातार है दोनों, ठीक है। तो कोई भी लगातार दो संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो उसका एचसीएफ एक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप इसी का निकाल लीजिए ना, 16 15 का निकाल लीजिए, एचसीएफ क्या आएगा, 15 का 15, ठीक है, एक बचेगा। अब 15 यहाँ, तो 15 में लगा दीजिए 15, इसका एचसीएफ क्या निकल गया, एक निकल गया। यानी कि कोई भी दो लगातार संख्या रहेगा उसका एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा। और एक बात समझ लीजिए, और दो लगातार सम संख्या पूछेगा तो उसका एचसीएफ दो होता है। देखिए मिलेगा वो भी क्वेश्चन हमको, ठीक है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, क्वेश्चन ये 2023 से पूछा हुआ है, ठीक है। दो लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8, जो संख्या 2 से कटता है उसको सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से लगातार दो को उठाइए कोई भी, जैसे 4 6 उठा लीजिए, या फिर 6 8 को पकड़ लीजिए, या 8 10 को पकड़ लीजिए, कोई भी लगातार लेकिन दो को सम संख्या, उसका एचसीएफ निकालिएगा तो हमेशा दो ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए एग्जांपल, जैसे कि 8 और 10, ये दो लगातार सम संख्या, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए तो 8 इकाई 8, दो बचेगा, दो को घेरिए, 8 यहां लाइए, 2 चौका 8, इसका एचसीएफ 2। यानी कहने का मतलब है कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। उसमें सम पूछा तो यहाँ विषम पूछा, तो दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, ठीक है। लगातार विषम का एचसीएफ, देखिए आप इस सवाल को याद भी कर सकते हैं, अगर ट्रिक्स समझ में नहीं आता, हम यहाँ कॉन्सेप्ट बतला रहे हैं, नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, याद भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। 2024 में सवाल ये पूछा गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है। 1 3 5 7, अब इसका इसमें से लगातार दो है तो दो को भी पकड़ लीजिए, इसका एचसीएफ निकालिएगा, एक ही आएगा, ठीक है। देखिए 3 5 का एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 यहाँ लेंगे, 2 एकम 2 1, 2 यहाँ लेना पड़ेगा, 2 एकम 2, देखिए एचसीएफ कितना है, एक आ गया, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ यानी मौसा क्या होगा, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताए थे आपको हम, 4 बताए थे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए थे आपको हम 2। इन दोनों का एचसीएफ पूछा है, इसका तो द्विगुना एचसीएफ होगा। देखिए 2 से 4 में लगा दीजिए, 2 दूना 4 हो गया एचसीएफ 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है, क्लियर है। क्वेश्चन है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। पी भी अभाज्य संख्या, क्यू भी अभाज्य संख्या, याद रखिएगा दो गो अभाज्य संख्या कहीं से भी दे दे लगे, लेकिन दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, उसका एचसीएफ एक के होता है। देखिए जैसे 7 ले लीजिए और 13 ले लीजिए, दो अभाज्य संख्या है ना, कहीं से भी ले लीजिए दो गो, उसका एचसीएफ निकालिएगा तो एक ही आएगा। निकालिए 7 इकाई 7, 6 बचेगा, 7 यहां ले लीजिए, 6 इकाई 6, 1 बचेगा, 6 यहां ले लीजिए, 6 बार में कट जाएगा, एक आंसर आएगा ना आया, ठीक है। यानी पी और क्यू अगर हमारा दो अभाज्य संख्या है इसका मौसा क्या आएगा, एक आएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या थी उसका लौसा क्या आएगा। देखिए यहाँ लौसा पूछ दिया, उसमें मौसा था, इसका लौसा क्या होगा। ए भी अभाज्य संख्या है और बी भी अभाज्य संख्या है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो कुछ नहीं है, गुना कर लीजिए दोनों, हो गया आंसर। ए गुने बी, ए में बी से गुना कीजिएगा तो ए भी ना होगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 65 तथा 107 का मौसा 65m माइनस 117 है तो बताइए m का मान क्या होगा। देखिए 65 और 117 का एचसीएफ निकाल के दिया है, एचसीएफ निकाल के दिया है, कितना दिया है, तो वो दिया है 65m माइनस 117, तो इसमें से जो m है ना इसका मान क्या आएगा। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, ठीक है। समझिए यहाँ पे 65 और 117 का एचसीएफ किताब में निकाल के दिया, मानी क्वेश्चन दे रखा है 65m माइनस 117, इसका हम निकालते हैं कि एक्चुअल इसका एचसीएफ क्या आता है, ठीक है। 65 से 117 में लगा दीजिए भाग, ठीक है। 65 इकाई 65 2 6 5 11, ठीक है। 52 65 यहाँ आ जाएगा, 52 इकाई 52, 13 बचेगा, 52 यहाँ ले लेंगे, 13 चौका 52, यानी एचसीएफ क्या निकला 13। इसका एचसीएफ दोनों संख्या के एचसीएफ क्या दिया है 65m माइनस 117 और हम निकाले हैं वो कितना है 13, यानी हमारा जो आंसर है वो इसके आंसर क्या आएगा बराबर आएगा, यानी 65m माइनस 117 के बराबर आएगा। और यहां से m का मान निकाल लीजिए,
ये आएगा बराबर की इस पार तो प्लस में होगा, यानी 13 प्लस 117 हो जाएगा, बराबर में 65 m बचेगा। इधर दोनों को जोड़िए, 17 3 20, 20 10 30, 130 हो जाएगा। 65 बटा के नीचे आएगा, 65 नीचे में आएगा, इधर m बचेगा, काटेंगे 2 बार में कटेगा, m का मान 2 निकल गया। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2, 10 तथा 20 के लस तथा मस का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अनुपात, ये क्वेश्चन 2020 में आया था। 2, 10 तथा 20 के HCF और LCM का अनुपात, लेकिन पहले LCM लिखा है, बाद में HCF लिखा है। 2, 10 और 20 का लसा क्या आएगा? लसा निकालने के लिए आप 2, 10 और 20 का लसा निकाल लीजिए इसे बचपन वाले तरीका से। ठीक है, 2 से लगाइएगा 1 बार में, 5 बार में, और ये 10 बार में। फिर 5 से लगाइएगा 1 बार में, 1 बार में, 2 बार में। गुना कर लीजिए, 2 गुना 5 गुना 2, तो कितना आया? 2 दूना 4, 4 पंचे 20। इसका लॉस कितना आया? LCM आ गया इसका, LCM इसका आया है 20। अब HCF की बात करें तो HCF निकालने के लिए क्या करना है? तोड़ लीजिए 2 को, 10 को और 20 को तोड़िए। 2 को तोड़ेंगे 2 गुना 1, 10 को तोड़ेंगे 2 गुना 5, 20 को तोड़ेंगे 2 गुना 5। ठीक है, HCF है तो 3 में जो मिलेगा वही होगा ना, 2 होगा इसका HCF। तो HCF क्या निकला इसका? 2 निकला, और LCM क्या निकला? 20 निकला। हमसे पूछा क्या है? लसा और मसा का अनुपात। पहले लसा रखा है तो पहले लिखिए लसा, पहले लसा और बाद में मसा, और इसका अनुपात पूछा है। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। आप अनुपात निकाल रहे हो तो बट्टा कर दो, ऊपर में LCM लिख लो और नीचे में HCF लिख लो। LCM कितना इसका आया है? तो 20 आया है, तो 20 को ऊपर रखो, और मौसा इसका HCF 2 है तो उसको नीचे रख लेंगे। ठीक है, 2 1 2, 2 2 के 20, यानी 10/1 को हम क्या लिखेंगे? 10/1। ऐसा क्वेश्चन और है इसमें, इसीलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं आप लोगों को, इसी कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन बनने वाला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6, 8 तथा 22 का लसा तथा मौसा का अनुपात क्या होगा? अब बताइए, ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, इसको बनाकर कमेंट में इसका जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 5, 15 तथा 20 का लसा और मौसा का अनुपात। सेम क्वेश्चन है, जरूरी से पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? 1.1 में आप पढ़े होइएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या निकालते थे कि HCF, सबको याद होगा HCF। HCF को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मौसा बोलते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2011 में पूछा है, देख लीजिए। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। अगला है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर है 43, Q बराबर है 31, R बराबर है 32, तो बताइए A का मान क्या होगा? देखिए, A बराबर BQ प्लस R, ये है यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है, इसमें से आपको दे रखा है B का मान 43, B का मान 43, Q का मान दे रखा है 31, R का मान दे रखा है 32, तो बताइए किसका मान? A का मान क्या होगा? तो A बराबर होता है BQ प्लस R, तो इसमें A बराबर B का मान यहां डालिए। B का मान कितना है? तो है 43, तो ध्यान लिखेंगे 43 गुना Q है, तो Q का मान 31 है, प्लस में R का मान 32 है, R का मान 32 है। चलिए पहले गुना कर लीजिए, 31 में 43 से गुना कीजिए, 43 में 31 से गुना कर लेंगे हम। ठीक है, 3 1 3, 4 1 4, 3 3 9, 4 3 12, यहाँ जोड़ेंगे 3 9 4 13, 12 1 13, 1333 आ गया, अब प्लस में 32 होगा, जोड़ेंगे दोनों को तो 3 2 5, 3 3 6 13, 1365 इसका राइट आंसर है। कौन मिल रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B का मान है 61, Q का मान है 27, R का मान है 32, तो A का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए इसको और कमेंट करके बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो कमेंट करना जरूरी है, बनाना जरूरी है। हमको देखकर आप कितना सीखेगा, जब तक खुद कलम नहीं उठाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक, कॉपी कलम लेके बैठिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को जो बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि 130 को तोड़ने पर 15 गुने 8 अब प्लस में 10 आता है, अब 15 को तोड़ने पर मतलब 5 गुने 3 प्लस में 0 आता है, तो बताइए 130 और 15 का मौसा क्या होगा? HCF। 130 और 15 का HCF क्या होगा? देखिए
कह रहा है कि 130 को तोड़ने पर आ रहा है 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 को तोड़ने पर आ रहा है 5 गुने 3 प्लस में 0। तो एचसीएफ कौन होगा? एचसीएफ में लास्ट वाला लाइन जिसमें आर का मान 0 आता था, याद है? यूक्लिड वैलेंस प्रमेय से जब आप एचसीएफ बनाते थे तो उसमें लास्ट लाइन जो होता था जिसमें आर का मान 0 आता था, उसी में ना बी का मान जो पकड़ते थे वो हमारा क्या होता था? एचसीएफ होता था। यानी हमसे पूछा है कि 130 और 15 का मौसा तो वो कौन होगा? तो 5 होगा। सब कुछ यहाँ दे लिए, खाली आपको माने सही नेत्र से आपको इसको देखना है, ठीक है? चलिए अगला सवाल है हमारा कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? P अगर धनात्मक पूर्णांक है तो इसका सम का रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए सम के लिए अगर बात करें हम, सम संख्या क्या होता है? जैसे देखिए मान के चलिए किसी नंबर में हम लास्ट में लिख दिए 0, ठीक है, सम हो गया। लास्ट में लिख दिए 2, सम हो गया। लास्ट में लिख दिए 4, सम हो गया। लास्ट में 6 डाल दिए, लास्ट में 8 डाल दिए, ये सब सम हो गया, ठीक है? यानी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो वो सब संख्या क्या है? सम संख्या है। यदि P कोई धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए, P नहीं होगा, यहाँ पर Q होगा, ठीक है? Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा? तो सम, देखिए लास्ट में क्या है? 1 लगा हुआ है, तो 1 तो विषम हो गया, 3 भी विषम हो गया, 7 भी विषम हो गया। सम की बात कर रहा है तो इसके प्लस में क्या है? 8 है। इसको डिटेल से समझाएंगे तो थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा, इसीलिए आप इतना समझ लीजिए कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सम कहलाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां पूछ रहा है विषम, तो विषम में क्या बोले हैं? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह का विषम होता है। इसके लास्ट में देखिए क्या है? 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ होना है तब प्लस 0 था, ऐसा मत समझिए कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ 0 था, 1 है तो यही हमारा विषम है। सम पूछता तो ये भी होता, ये भी होता और ये भी होता। अगला सवाल, m एक धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 में भी, मतलब जो क्वेश्चन 22 में भी आया था 2022 में और 2024 में भी आया था, ठीक है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा? विषम के बारे में क्या बोले? 1, 3, 5, 7, लास्ट में क्या है? 1 है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? बताइए, बतलाना पड़ेगा हमको। सेम क्वेश्चन है, वो रिपीट हो गया है, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, सवाल सेम है। अगला सवाल देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? देखिए सम संख्या का रूप क्या होगा पूर्णांक m के लिए? इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए m + 2 है, आपको लास्ट में 2 देखेगा, बोल दीजिएगा सम ये है। यहाँ पर 2 गो m है तो प्लस 0 है, बोले है ना? प्लस में कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। और यहाँ पर -1 है, यहाँ +1 है, तो भाई ये दोनों तो पहले ही गलत है, क्योंकि लास्ट में 1 लगा हुआ है, गलत हो गया। सम पूछा है ना, टक्कर इस दोनों में होगा, माने दोनों में टक्कर होगा कि दोनों में से कौन सही है? देखिए ये गलती का है, हम बदला देते। पहले गलती का है वो समझ लीजिए, m + 2 का है गलत है। हमसे क्या पूछा है कि किसी पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है। तो अगर हम m की जगह पर 1 डाल दे तो बताइए कितना बनता है? 3 बनता है। बताइए सम हुआ क्या? नहीं हुआ। अब इसमें देखिए कि ये सही का है, ये 2m + 1 0 है ना, तो अगर m मतलब m क्या है? पूर्णांक है, तो डाल दीजिए पूर्णांक संख्या कोई भी, 2 गुना अगर हम 1 डालते हैं अब +0 हो गया। देखिए 2 1 है, 2 + 0 2 ही ना होगा, सम हुआ कि ना हुआ? आप सोचिए कि सर दूसरा नंबर डालिए, 2 गुना 2 डाल दीजिए +0, 4 +0 क्या है? 4 ना आया, सम हुआ कि ना हुआ? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? अगला सवाल देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस गुने ab का लस, अब बट्टा में कहा चला गया? नहीं, बट्टा में नहीं है, ठीक है? चलिए किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए माने ab का मस और ab का लस किसके बराबर होता है? देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यानी कि a गुना b बराबर होता है HCF गुना LCM। तो हमसे पूछा है HCF गुना LCM किसके बराबर होगा? तो a गुने b के बराबर होगा। क्लियर है बात? a गुने b के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए कि दो धन पूर्णांक a और b के लिए मस AB यानी AB का मस गुने AB का लस अब बट्टा में AB किसके बराबर? देखिए सवाल है कि a गुने b बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM, अभी अभी बताए हैं आपको, ठीक है? अब बताइए गुना में एक है कि ना है? बिल्कुल एक है, सब नंबर के गुना में एक रहता है।
तो एक को इधर रखिए और दोनों भाई को उधर ले जाइए, ठीक है। इधर क्या है, HCF गुना LCM है, ये AB इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। और हमारा सवाल ये दिया हुआ है यहाँ पे ना, यही लिख के दिया हुआ है, थोड़ा सा कट गया इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। HCF को ही ना मौसा बोलते हैं हिंदी में, LCM को लसा बोलते हैं, वही बात है, ठीक है। AB लगा दिया गया, सब संख्या है AB पे, AB सबके बल में लगा दिया गया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर, राइट आंसर ऑप्शन 1 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि दो संख्याओं का मौसा 27 है, लौसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मौसा HCF इसका 27 है, LCM इसका 162 है, यदि एक संख्या, यानी मान लीजिए A, एक संख्या, पहली संख्या को A मानते हैं, दूसरी संख्या को B मानते हैं, 54 है, तो दूसरी संख्या क्या है, मतलब B का मान क्या है। देखिए फॉर्मूला क्या बताया है, A गुने B बराबर HCF गुने LCM, ये बताया है अभी आपको हम, ठीक है। तो अगर हमसे B का मान पूछ लिया तो B बराबर हो जाएगा इसमें HCF गुने LCM बट्टा में A आ जाएगा, ठीक है। B के लिए HCF गुने LCM, HCF कितना है 27 है, गुना LCM कितना है 162 है, अब बट्टा में A कितना 54 है, 27 दूना 54 और 2 से काटेंगे 2 8 16, 81 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि B का मान कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का मौसा है 15 और लौसा है 105, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, B का मान निकालना है, तो B बराबर HCF गुने LCM और नीचे में A आ जाएगा। HCF कितना है, माने मौसा 15 है, LCM कितना है तो 105 है, और नीचे एक संख्या A 5 है, तो 5 दिया 15 और 105 दिया 315, B का मान यही हमारा है 315, राइट आंसर ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। देखिए गुणनफल दिया है 8670, यानी A गुना B बराबर क्या होता है HCF गुना LCM होता है, ठीक है। तो ये दोनों का मान दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल है ये, इसका मान दिया हुआ है 8670 दिया है, ठीक है। और इसका क्या HCF दिया हुआ है 17, HCF क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। LCM पूछा है तो LCM के जगह कुछ नहीं लिखिए, रहने दीजिए। अब 17 जो है LCM के साथ गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, यानी 8670 है, बट्टा में क्या आएगा 17, इधर LCM है, ठीक है। 17 से काटिएगा, 17 बचे 50, 17 के 17 0, यानी कि LCM का जो मान है वो आ जाएगा 510, ठीक है 510, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्लियर है बात। चलिए ये क्वेश्चन जो टेस्ट में आया था, क्वेश्चन से इंपोर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, सेम क्वेश्चन है, और उसका मौसा जो है 19 है, तो बताइए उनका लौसा क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, A गुने B का मान दिया हुआ है और हमसे पूछा है LCM का मान, बराबर HCF गुना LCM होता है, ठीक है। A गुने B का मान कितना दिया है, यानी दो संख्या का गुणनफल दिया है 2166 बराबर HCF उसका दिया है 19 गुना LCM निकालना है, LCM निकालना है 2166 बट्टा में आ जाएगा 19, इधर में है LCM, 19 से काटेंगे इसको, 19 से कम 19, ठीक है, बच गया 2 पर 6 26, 19 से कम 19 बच गया 26 7 1976, 144, यानी LCM का मान क्या आएगा 144, ठीक है, सॉरी 114 है ना, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, क्लियर है। अगला सवाल है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है, लौसा 50 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। यानी फॉर्मूला भी ना बताए हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है, यानी A गुने B जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो HCF गुने LCM के बराबर होता है, ठीक है। यही पूछा, इसी का मान पूछा है, पूरा का मान, ठीक है। HCF कितना है, तो HCF है 25, LCM कितना है, यानी लौसा 50। ये क्वेश्चन ताजा है, देख लीजिए 2024 में आया है, ठीक है। 25 पंचे होता है 125, 1250 इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी दो संख्या का गुणनफल क्या आ जाएगा 1250, यानी जो HCF LCM का गुणनफल होता है ना, वही दोनों संख्या का भी गुणनफल होता है, ठीक है 1250, राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला सवाल देख लीजिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, इनके लौसा और मौसा का जोड़ 600 है, तो बताइए
एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए एलसीएम एचसीएफ का सॉरी क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी एलसीएम जो है वो इसके एचसीएफ के 14 गुना है, बराबर ना है। एलसीएम 14 गुना है एचसीएफ के, तो अगर आई में 14 से गुना करेंगे दोनों बराबर ना हो जाएगा। चलिए बराबर रखिए, इसको अलग रखिए। आगे लिखता है कि इनके लसा और मौसा का जोड़ 600 है, यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जोड़ कितने हैं? 600 है। ठीक है, यदि एक संख्या 280 है, एक संख्या कितना इसका है? 280 है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा इसका? दूसरा संख्या क्या होगा? यानी ए हमारा कितना इसका 280 है, तो इसका दूसरा संख्या क्या होगा? बी का मान हमसे पूछ लिया है, बी का मान। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, एचसीएफ एलसीएम का जोड़ है इसका 600। एक नया पेज लेते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से। हम मान लेते हैं कि इसका एचसीएफ जो है वो x है, एलसीएम जो है वो है y। ठीक है, और पहली संख्या तो दिया है, दूसरा हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए सवाल है कि x y, x क्या है? एचसीएफ है, l मतलब y जो है एलसीएम है, तो एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। 14 गुना हम इसमें किए थे, दोनों हो गया था बराबर, यानी 14x माइनस में y बराबर 0। y को इधर ले आए, इसको मान लीजिए समीकरण पहला। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद दे रखा है कि एचसीएफ एलसीएम का जोड़ 600 है। ठीक है, देखिए एचसीएफ क्या है? x है, एलसीएम y है, तो ये दोनों का जोड़ 600 है। इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए। ठीक है, और यहां से एक्स वाई का मान निकलेगा तो एचसीएफ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे हम घटाते हैं, यहाँ पे विलोपन विधि से हल करते हैं। इधर कट गया, 14 1 15, 15 x हो जाएगा बराबर में 600। 15 से काटेंगे 600 को 40 बार में, x का मान क्या निकल गया? 40। तो x का मान 40 है, इसको डाल दिए सेकेंड समीकरण में। x जोड़ y बराबर 600 है, x का मान है 40 प्लस में y बराबर 600। ठीक है, y का मान निकालना है तो 600 माइनस में 40 आएगा, तो y का मान कितना निकल गया? 560। यानी पहली सॉरी एचसीएफ हमारा क्या निकला है? 40, एलसीएम हमारा 560 है। ठीक है, आइए पीछे बैक हो जाइए। ठीक है, एचसीएफ क्या निकला है? एचसीएफ निकला है 40, एलसीएम है 560। ठीक है, और एक संख्या यह है 280। बताइए दूसरा संख्या निकालना, निकाल लीजिएगा। बी निकालना है हमसे, मतलब बी पूछ लिया। ठीक है, बी पूछा है ना। देखिए बी बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और नीचे में ए, यानी पहली संख्या। एचसीएफ कितना निकाले? 40, एलसीएम 560। एक संख्या कितना दिया था? एक संख्या है 280। ठीक है, एक संख्या 280 है, वो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, 40 जीरो जीरो कट गया, 4 से 28, 7 से काटेंगे 7 56, 80 इसका जो है दूसरा संख्या है। ठीक है, 80 जो है इसका राइट आंसर है। 2018 शुरू में ही बोले थे कि 18 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है कि यदि a बराबर 2 के पावर, a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 है, और b बराबर है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तो बताइए ए बी का लौसा क्या हो? एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम जानते क्या होता है? एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर जो है ना उसको ले लीजिए। पावर 4 है 2 के पावर, यानी यहाँ पर 4 बेर 2 है, यहाँ पर 3 बेर 2 है, तो ज्यादा बेर कौन है? नीचे वाला में है, वही ले लीजिए। एलसीएम में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर आता है, हाईएस्ट पावर 2 के पावर 4 ले लीजिए, और 5 में ले रहा है तो 5 ले लीजिए, और 3 और 7 नहीं मिल रहा है तो इसको भी ले लीजिए। मैंने जो मिले वो आए, जो नहीं मिले वो आए। ठीक है, सब आ जाएगा। एलसीएम हमारा देखिए 2 के पावर 4 कितना होता है? 64। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 9 16, 1 मिनट 2 दूना 4 दूना 8 8 9 16 ही होगा भाई साहब, 16 ही होगा। ठीक है, 16 5 80, 8 3 24, 240 हुआ, और इसमें 7 से गुना कर लीजिए तो 0 7 चौका 28 और 7 दूना 14 2 16, 1680, यानी कि डी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है। क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 के पावर n गुने 5 तथा abc का जो है एलसीएम है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, तो n का मान क्या होगा? यहाँ पर जो n है ना इसका मान पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में आया था। क्वेश्चन है a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3 और c बराबर
3 के पावर n गुने 5। तो n का मान क्या पूछा है, मतलब हमसे पूछ लिया n का मान क्या होगा, और एलसीएम दे रखा है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। देखिए ध्यान से, एलसीएम में क्या बोले कि हाईएस्ट पावर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 के पावर 3 यहाँ पर एलसीएम है, इसका मतलब अब इस तीनों में से देखिए कोने में न कोने में 2 के पावर 3 होगा, यहाँ पे है ना। 3 का पावर 2 है, इसका मतलब कि तीनों में, मतलब तीनों में देखिए 3 के पावर 2 होगा। अगर नहीं है 3 के पावर 2, यानी यहाँ पर n की जगह पर क्या होना चाहिए था, n की जगह पर जो है 2 होना चाहिए था। यहाँ पर जो होता वो होता 2 होता, और हमसे n का मान ही पूछा है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होता है आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए जो है और बेहतर कंटेंट लेकर आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।